डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12, पुनः बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के साथ हम अभी अपनी कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं अज्ञे की कहानी शरणदाता का। शरणदाता की कहानी से पूर्व मैंने अज्ञे का आपको संक्षिप्त परिचय उससे पहले के व्याख्यान में बताया था और उसी कहानी को अपन आगे बढ़ाएंगे। अज्ञे की शरणदाता। शरणदाता दो मित्रों की कहानी है जो कि विभाजन के समय की कहानी है। उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे दोनों विभाजन की बातों को देखकर या उस समय के देश के हालात को देखकर चिंतित हो रहे हैं और देश के बारे में सोच रहे हैं कि क्या हालत हो गई है। सब अपने अपने घरों से इधर से उधर अपने आप को एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाकर स्थापित कर रहे हैं और सबके मन में एक भय व्याप्त है। उसी के क्रम में दो मित्र रफ़ीकुद्दीन और देवेंद्र लाल, ये दोनों आपस में एक दूसरे के काफ़ी अच्छे मित्र हैं और उन्हीं की उस कहानी को आगे इस क्रम में बढ़ाते हुए हम अब आगे की कहानी का अध्ययन करेंगे। शहर तो वीरान हो गया था, जहाँ तहाँ लाशें सड़ने लगी थीं, घर लुट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए थे, यह प्रार्थना लेकर कि वे मोहल्लों में जावें। उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसलिए उनको समझाने का अवसर होगा और मरीज भी वे देख सकेंगे। वे दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके ही थे कि मरीज के ही एक रिश्तेदार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। हिंदू मोहल्ले में रेलवे के एक कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी थी, जिनके घर बाहर सब लुट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी थी कि ये निराश्रित उनके घर टिके हैं, हो सके तो उनके घरों और माल की हिफाजत की जाए। पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया और ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, लूट हुई, घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ किए गए। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वालों ने अचानक बंदूक उठाकर उस घर और उसके परिवार पर गोली चलाई और वह और 3 स्त्रियां मारी गईं। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर गई, सड़क पर पड़ी रही। विषाक्त वातावरण, द्वेष और घृणा की चाप तड़पड़ाते हुए हिंसा के घोड़े विष फैलाने को संप्रदायों के अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देवेंद्र लाल को अचानक लगता कि वह और रफ़ीकुद्दीन ही गलत हैं जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस और जल रहा है और वे लक्ष्य करते कि वह अस्पष्ट स्वर जो वे रफ़ीकुद्दीन की बातों में पाते थे धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है, एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदू पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास के एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के लोगों के और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव ने उस गांव में उनके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से वे सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सकें और 200-250 आदमी किरपाने निकालकर उन्हें घर से लेकर स्टेशन पहुंचा आए।
घटना सुनकर रफ़ीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। वहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाया। इसकी दाद देनी चाहिए। उन्हें पहुँचा आए। देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन सहसा पहला वाक्य देवेंद्र लाल ने हामी भरी, लेकिन सहसा पहला वाक्य उनकी पटल पर उभर आया, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नज़र से रफ़ीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ नहीं। अपराह्न में 6-7 आदमी रफ़ीकुद्दीन से मिलने आए। अपराह्न यानी दोपहर के बाद का समय। रफ़ीकुद्दीन ने उन्हें अपने बैठक में ले जाकर दरवाजे बंद कर लिए। 1.5-2 घंटे तक बातें हुई। सारी बात प्रायः धीरे धीरे ही हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता, एकाध शब्द देवेंद्र लाल के कान में पड़ जाता। बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम, वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने आयासपूर्वक नहीं की। 2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफ़ीकुद्दीन बैठक से निकल कर आए, तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबाया। पर जब रफ़ीकुद्दीन उनकी ओर खिंचा हुआ चेहरा झुकाए उनकी बगल से निकल गए, एक शब्द कहे भीतर जाने लगे, तब उनसे ना रहा गया और उन्होंने आग्रह वे स्वर में पूछा, क्या बात है रफ़ीक साहब, खैर तो है? रफ़ीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा, फिर बोले नहीं, फिर आंखें झुका ली। अब देवेंद्र लाल ने कहा, मैं समझता हूँ मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और ख़तरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए, मेरे लिए आप जोखिम में ना पड़ें। दोनों मित्रों की बातें इस कहानी में अपन को समझ में आ रही हैं, क्योंकि वो जो रफ़ीकुद्दीन साहब थे वो एक मुसलमान थे, तो उनके जो साथी आए हुए थे जिनकी कुछ कुछ बातें देवेंद्र लाल जी के कानों में पड़ रही थी, वे शायद उन्हें धमकी दे रहे थे या उन्हें डरा रहे थे या उनको अपने मित्र को जाने के लिए कह रहे थे। ये बात उनको भी समझ में आ रही थी। रफ़ीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल के कंधे पर रख दिए। कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांस तेज चलने लगी, फिर वह सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्र लाल ने फिर सवाल उठाया। बोले, आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बताइए, आपसे उन्होंने क्या कहा? धमकियाँ देते रहे और क्या? फिर भी क्या धमकी? आखिर धमकी को तो क्या होती है क्या? धमकी को भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए, हल्ला करके ना मिलेगा तो आग लगाकर लेंगे। तो दोनों मित्र इसी तरह की बातचीत करते रहे। देवेंद्र लाल अपने मित्र को समझाते रहे कि आप मुझे जाने दीजिए, और दंगे में जो बाकी साथी थे वो देवेंद्र लाल का रफ़ीकुद्दीन के घर रुकना पसंद नहीं कर रहे थे। वे उन्हें धमकी दे रहे थे शायद, लेकिन ये सारी बातें वे अपने मित्र से छुपाना चाहते थे। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रफ़ीकुद्दीन को इस बात का डर भी लग रहा था। तो हमारे समाज में आज भी लोग भारत में एक छोटी छोटी चीज़ों से, आपस में भड़कने से और इस टाइप के जातिगत विरोध से लोगों में जो डर पैदा हो जाता है, वो इस कहानी में आपको देखने को मिल रहा है। रफ़ीकुद्दीन उनके मित्र होते हुए भी उनको उस चीज़ से ना समझा पाए, लेकिन फिर भी वो अपने
दो दोस्त जो उनके मित्र थे उनकी पूरी सहायता करना चाहते थे। ये इस कहानी में बताया। आगे की कहानी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।